क्या आपने कभी ऐसे पैसों के बारे में सोचा है जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन पूरी दुनिया उसे असली पैसों से भी ज़्यादा मानती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो एक डिजिटल करेंसी है, जो ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम पे काम करती है। क्रिप्टो करेंसी को आप नोट या सिक्के की तरह हाथ से छू नहीं सकते, ना ही क्रिप्टो करेंसी को नोट या सिक्के की तरह आप जेब में रख सकते हो। आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को कंप्यूटर स्क्रीन पे और मोबाइल की स्क्रीन पे आप इसे देख सकते हो। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसे ना तो किसी देश की सरकार कंट्रोल करती है, ना ही किसी भी देश का बैंक कंट्रोल करता है। ये सिर्फ इस ब्लॉकचेन से जुड़े हुए जितने भी दुनिया भर के कंप्यूटर हैं, वही सब इसे मैनेज करते हैं और रन करते हैं। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। इसकी शुरुआत होती है 2008 में, जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। तब लोगों का पूरी दुनिया में वित्तीय सिस्टम से भरोसा कम होने लगा था। उसी समय एक रहस्यमयी व्यक्ति, जिसका नाम सतोशी नाकामोटो था, जिसे ना तो किसी ने देखा है, ना ये जानते हैं कि वो कहाँ रहता है, वो किस देश का है। उसने इंटरनेट पे एक वाइट पेपर पब्लिश किया, जिसमें एक ऐसी करेंसी का जिक्र था जिसमें किसी बिचौलिए के हुए बिना, यानी कि बिचौलिया मतलब किसी बैंक के बिना, आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इस करेंसी में लेन देन कर सकते हैं। इस करेंसी का नाम था बिटकॉइन, यानी कि पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसमें ना किसी बैंक की आवश्यकता पड़ी। आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इस करेंसी के जरिए पूरी दुनिया में कहीं भी लेन देन कर सकते हो। 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो ने पहला बिटकॉइन चेन का ब्लॉक बनाया। उस पहले ब्लॉक का नाम था जीनियस ब्लॉक, और सतोशी नाकामोटो ने 3 जनवरी 2009 को पहले बिटकॉइन को माइन किया। सतोशी नाकामोटो ही वो पहले व्यक्ति थे जिसने बिटकॉइन करेंसी को पहली बार बनाया था। 12 जनवरी 2009 को जो बिटकॉइन के निर्माता थे सतोशी नाकामोटो ने 10 बिटकॉइन एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक, जिनका नाम था हाल फैनी, को इंटरनेट के माध्यम से 10 बिटकॉइन भेजे। हाल फैनी ने बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के सोर्स कोड को डाउनलोड किया और पहले व्यक्ति बने जिन्होंने बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में भाग लिया और उसका वॉलेट में वो 10 बिटकॉइन रखे। ये ट्रांजैक्शन एक तकनीकी प्रयोग था, जिसमें ये देखना था कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन अच्छी तरह से काम कर रही है या नहीं। ये एक टेस्टिंग के लिए था। बिटकॉइन का पहला व्यावसायिक लेन देन 22 मई 2010 को हुआ। लार्स हेनेसिक नाम के एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा का ऑर्डर दिया, जिसने फ्लोरिडा के एक व्यक्ति को 10,000 बिटकॉइन दिए। उसने इनके लिए 2 पिज्जा के ऑर्डर दिए और 22 मई बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से भी मनाया जाता है। अब जानते हैं कि बिटकॉइन जिस तकनीक पे काम करता है वो ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन इंटरनेट पे एक डिजिटल रजिस्टर है,
जैसे हमारे पास एक लेन देन लिखने के लिए रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, एक कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, ये एक डिजिटल रजिस्टर है जिस पे बिटकॉइन का लेन देन का विवरण दर्ज होता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे बदला नहीं जा सकता। एक बार जो लेन देन का डाटा इसमें लिखा जा चुका है उसे कोई भी दोबारा बदल नहीं सकता। मान लीजिए आपको लेन देन का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर या कॉपी की जरूरत पड़ती है जिसमें आप अपना हिसाब किताब लिखते हो। वैसे ही ब्लॉकचेन एक रजिस्टर, एक कॉपी की तरह है और उसका हर एक ब्लॉक एक पेज की तरह है। जैसे एक पेज होता है रजिस्टर में, वैसे ही ब्लॉकचेन में ब्लॉक एक पेज की तरह होता है और इसमें बिटकॉइन की लेन देन का हिसाब किताब लिखा जाता है। और इस पेज से पीछे वाला पेज जुड़ा होता है और आगे वाला पेज भी जुड़ा होता है। इसी को ब्लॉकचेन कहते हैं। ये इंटरनेट पे एक डिजिटल रजिस्टर की तरह है जिस पे हर बिटकॉइन के लेन देन का हिसाब किताब लिखा होता है। लेकिन इस बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ब्लॉक के 3 चीजें मेन होती है। एक तो ब्लॉक में किसी भी बिटकॉइन के लेन देन का हिसाब किताब लिखा जाता है और दूसरा होता है इसमें हर एक ब्लॉक का एक हैश होता है। हैश का मतलब होता है कि वो पेज, वो ब्लॉक, उसका एक यूनिक कोड होता है जिसे हैश कहते हैं। और एक तीसरी चीज भी होती है उसमें, उसमें पिछले वाले ब्लॉक का यूनिक कोड यानी कि हैश भी होता है जिससे ये पता रहता है कि ये ब्लॉक पिछले वाले पेज से जुड़ा हुआ है। इसी तरह सारे ब्लॉक जुड़े होते हैं और एक ब्लॉकचेन बन जाती है। क्योंकि अगर अगर उसका हैश नहीं होगा और पिछले वाले पेज का हैश नहीं होगा, ब्लॉक का हैश नहीं होगा, तो उसमें कोई भी हेरा फेरी कर सकता है। इसीलिए उन दोनों की पहचान हो जाए, इसलिए ब्लॉकचेन में डाटा के साथ उस ब्लॉक का हैश और पिछले वाले ब्लॉक का हैश भी होता है। अगर ब्लॉकचेन में किसी भी ब्लॉक में डाटा स्टोर हो चुका है और उसे कोई बदलने की कोशिश करता है तो उस ब्लॉक का हैश यानी कि यूनिक कोड और पिछले वाले ब्लॉक का हैश भी बदल जाएगा, जिससे ब्लॉकचेन से जुड़े हुए जितने भी यूजर्स हैं, उस ब्लॉकचेन से जितने भी कनेक्ट हैं, उन सब कंप्यूटर्स को ये पता चल जाएगा कि इसमें डाटा में कोई छेड़छाड़ की हुई है। क्योंकि ब्लॉकचेन सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया में जो उस ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं, उन लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में इस ब्लॉकचेन की एक एक कॉपी होती है। इसलिए इसे बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि इतने सारे कंप्यूटरों में कॉपी बदलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसे किसी देश या बैंक के द्वारा कंट्रोल तो नहीं किया जाता। इससे तो नंबर ऑफ जितने भी इस नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं, उन सबके कंप्यूटर्स में इसकी एक एक कॉपी जरूर होती है और उन्हीं के द्वारा इसे मैनेज और रन किया जाता है। जो भी इस ब्लॉकचेन के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और जो लोग अपने कंप्यूटर पे इस ब्लॉकचेन को रन होने देते हैं, उन्हें नोड्स कहते हैं। नोड्स में कुछ माइनर्स भी होते हैं। उन माइनर्स का काम ही ये होता है कि जो भी ब्लॉकचेन में नया डाटा जुड़ा है उसे वेरीफाई करना, ये देखना कि ठीक तरह डाटा जुड़ा है या नहीं। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये इतने सारे माइनर्स एक साथ डाटा को सब वेरीफाई करते हैं, तो ये करते क्यों हैं, इन्हें मिलता क्या है? और ये 24 घंटा अपने कंप्यूटर्स को चालू रखते हैं, जिससे उन्हें बिजली का खर्च भी आता होगा और इंटरनेट का डाटा भी खर्च होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब जब पहली बार सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन का ये प्रोग्राम, ये सिस्टम इंटरनेट पे बनाया, तो उन्होंने पहले ही
इसके नियम बना दिए थे। ये नहीं है कि सातोशी नाकामोटो ने ही सारे बिटकॉइंस बनाए और उनको बेच दिया। ये सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है। जो ये माइनर्स हैं, ये जब भी कोई ब्लॉकचेन में नया डाटा ऐड करते हैं तो एक नया बिटकॉइन बनता है, यानी कि एक नए बिटकॉइन का जन्म होता है। ये सिस्टम इस तरह काम करता है। पहले 2010-12 तक कोई ब्लॉकचेन में कोई नया ब्लॉक जो सबसे पहले माइनर्स उसमें ऐड करता था, उसे 1 या 2 बिटकॉइन मिलते थे। लेकिन अब 2025 में 1,95,00,000 बिटकॉइन बन चुके हैं, जिसकी वजह से अब ये माइनर्स को जो भी ब्लॉकचेन में कोई नया ब्लॉक जोड़ता है तो उसे बिटकॉइन का एक छोटा सा अंश मिलता है। क्योंकि सतोशी नाकामोटो ने पहले ही जब बिटकॉइन ब्लॉकचेन का प्रोग्राम बनाया, सिस्टम बनाया, तभी उन्होंने इसकी लिमिट फिक्स कर दी थी, यानी कि 21 मिलियन बिटकॉइन्स ही बन सकते हैं, यानी कि 2,10,00,000 बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं। फिर ये माइनर्स जब 2,10,00,000 बिटकॉइन बन जाएंगे, उसके बाद इन माइनर्स का क्या होगा? फिर ये क्यों वेरिफिकेशन करेंगे? फिर भी ये वेरिफिकेशन का काम चलता रहेगा, क्योंकि इन्हें ट्रांजैक्शन फीस के रूप में जो ट्रांजैक्शन करवाएगा वो ट्रांजैक्शन फीस मिलने लग जाएगी। उसका थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन का हिस्सा फिर भी इन्हें हमेशा मिलता रहेगा, जिस वजह से ये माइनर्स हमेशा काम करते रहेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब बिटकॉइन ब्लॉकचेन की एक कॉपी सभी लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में होती है तो हमारी प्राइवेसी का क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये बिटकॉइन और ब्लॉकचेन की तकनीक ये सेफ भी है और आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट भी करती है। इसे आप इस तरह समझिए कि आपके पास जैसे ईमेल एड्रेस है और उसका पासवर्ड है। जब आप लॉगिन करते हो तो अपना ईमेल डालते हो और पासवर्ड डालते हो और खुद ही लॉगिन करते हो। लेकिन जब आप किसी को अपना ईमेल देते हो तो आप अपना पब्लिक एड्रेस देते हो, ना कि अपना पासवर्ड। तो इसी तरह ब्लॉकचेन में भी एक पब्लिक एड्रेस होता है, जो इस तरह का एक नंबर और डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है, एक अजीब सा। वो आप किसी को देते हो, उसमें ये पता नहीं लगता कि आप कैसे दिखते हैं, आपका नाम क्या है और आपकी एज क्या है और आप कहाँ रहते हो। सिर्फ आपका पब्लिक एड्रेस वो इंटरनेट पे दिखाई देता है। उसकी आपकी पर्सनल जानकारी के बारे में कुछ पता नहीं लगता। इसीलिए ये तकनीक सेफ भी है और आपकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।